बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आप ये सोच रहे होगे कि कुछ फूक के आया है, कुछ भी बोल रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि ईपीएफओ ने अपना कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया। एंड इस चेंज के वजह से आपके जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या आपको पता है? 3 मई के नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका नेट जो कॉर्पस बनने वाला था रिटायरमेंट के टाइम में, उसमें काफी बड़ा चेंजेस हो गया है, होने वाला है, जो परसेंटेज का फेरबदल किया गया है ईपीएफओ की तरफ से। क्या आपको ये पता था? अगर पता नहीं था तो आप इस वीडियो देख सकते हैं। आप इसके बारे में जाने, मैं आपको एक कहानी के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा इस चीज़ को। ठीक है? केस ये है कि आपको जैसे पता है कि 1995 से ये पेंशन स्कीम शुरू हुआ है। मान लीजिए कि 1995 से लेकर 2001 तक जो लोग इस पेंशन स्कीम में भाग लिए और इसको लाभ उठाए और रिटायरमेंट कर गए, मान लीजिए कि 2001 तक बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट कर लिया होंगे, तो इस दौरान उनका कुछ पेंशन बना होगा। ठीक है? इस पेंशन के हिसाब से आज पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से ईपीएफओ को पेंशन देना पड़ेगा। चलो समझते हैं कि 2001 में एक केस लेके कि 2001 में एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट लिए हैं 6 साल नौकरी करने के बाद। मैं जगदीश 2001 में रिटायर लिया, ठीक है, और मेरा जो सर्विस पीरियड जितना भी था, बट मेरा पेंशन जो वाला पीरियड रहा 6 इयर्स का रहा। तो इस 6 इयर्स पीरियड में मैंने पेंशन दिया, और वो भी कितना ना 5000 सीलिंग अमाउंट के हिसाब से पेंशन दिया। इस 5000 सीलिंग अमाउंट के हिसाब से जब पेंशन दिया तो मेरा 6 साल में जितना भी पेंशन दिया, व्हाटएवर इट इज अमाउंट जो बन रहा है, इस अमाउंट के ऊपर आपको क्या लगता है मुझे पेंशन मिलना चाहिए? 2000, 3000, 10000, 20000? माय डियर फ्रेंड्स, आज पर फॉर्मूला अगर देखा जाएगा तो मेरा सैलरी बनता था 5000 रुपए, क्योंकि एवरेज सैलरी 5000 माना जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर। सर्विस ईयर मेरा कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मेरा कितना है, बट मेरा जो 95 से लेकर 2001 तक वो कितना माना जाएगा? 6 इयर्स माना जाएगा, और डिवाइडेड बाय 70 अगर देखा जाएगा तो मेरा 428 रुपीज ही बन रहा है मेरा पेंशन, देखा जाएगा उस केस के हिसाब से। बट ईपीएफओ में एक प्रावधान है कि आपको मिनिमम पेंशनेबल अमाउंट, अगर आप 12 महीने तक सर्विस किए हैं तो आपको मिनिमम पेंशनेबल अमाउंट वो 1000 रुपए आपको देगा, चाहे आपका अमाउंट कोई भी कैलकुलेशन में 400 बने, 500 बने, 600 बने, कुछ भी बने। तो ईपीएफओ ने मुझे पेमेंट करना शुरू किया एज ए पेंशन। ओके, तो अगर ये प्रोसेस देखा जाएगा तो मेरा 6 साल में करीबन 30,000 रुपए जमा हुआ, 5000 के हिसाब से 30,000 रुपए जमा हुआ। और तो और अगर मान लो इस दौरान ईपीएफओ ने अपने इंटरेस्ट भी कमाया होगा तो कितना कमा लिया होगा? 40 से 45,000 रुपए। और आपको जैसे पता है कि मिनिमम 1000 के हिसाब से मेरा साल में बनता है 12,000 रुपए का पेंशन। तो 12,000 के हिसाब से देखा जाएगा करीबन 4 साल के अंदर मेरा जो पेंशनेबल अमाउंट मेरा जो कटा था, मेरा डिडक्ट हुआ था, ये जमा हुआ था, उतना अमाउंट मेरा पे बैक हो जा रहा है। इस सिनेरियो में ईपीएफओ के पास एक बड़ा सा विडंबना शुरू हो गया, कैसे करना है। जितना दिन मैं ज्यादा जीऊंगा 4 साल के ऊपर, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनीवन, नॉट ओनली मी, एनीबॉडी, अगर 4 साल से ज्यादा हुआ तो ईपीएफओ को नुकसान होना शुरू हो गया। और तो और अगर एक बंदा एक्सपायर हो भी जाता है तो उस पर लॉ स्पाउस का 50% अमाउंट ट्रांसफर होगा, और तो और अगर कोई डिपेंडेंसी है तो तब भी उनको 50% अमाउंट ट्रांसफर होना ही होना है। तो किसी भी हालत में ईपीएफओ को ये चीज फेस करना ही करना है। ये तो बड़ा मसला हो गया ईपीएफओ के लिए। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो गया कि अब कहां जाए। तो ईपीएफओ पहुंच गया किसके पास? ना बड़े पापा के पास, पिताजी के पास। कौन? ना गवर्नमेंट। यस, ईपीएफओ गवर्नमेंट के पास पहुंच गया कि गुहार लगाया कि इस सिनेरियो में मैं क्या करूं, मुझे सपोर्ट करिए। तो जैसा हमने बोला, गवर्नमेंट एक सर्वा होता है इधर। तो गवर्नमेंट क्या किया कि आज ए सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने एक फंड देने के वादा किया ईपीएफओ के कि मैं 1.16% का एडिशनल फंड दूंगा ईपीएफओ को टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। तो ये आप मेरे तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो कि पेंशन वाला फंड में जाके जमा होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो जो पहले अमाउंट कटता था ईपीएस में, उसके ऊपर 1.16 का एक वरदान मिल गया गवर्नमेंट का। ये सबके लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब में हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, इन प्राइवेट जॉब्स में हो, सबके लिए एप्लीकेबल 1.16 का एक एडिशनल बेनिफिट मिलने लगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ये चीज तब से चला आ रहा है, मगर किसी को
पता नहीं था। आपको पता था क्या 1.16 गवर्नमेंट देता था? यस, इट वाज देयर इन द प्रोसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, मुझे भी यही लगा था कि मैं क्या देख रहा हूं। ये चीज मैंने भी इन्वेंट किया 3 मई का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। 3 मई के नोटिफिकेशन जब हमने पढ़े, और ये प्रावधान पहले से था, ये हमें पता ही नहीं था। आप बोलोगे कि यार पता नहीं था तो कैसे पता चलेगा, पासबुक में तो कभी दिख नहीं रहा। ये थिंकिंग, ये क्या बोल रहा है कि पासबुक में तो दिख नहीं रहा है, स्टेटमेंट में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या बोल रहा है ये? यस माय डियर फ्रेंड्स, पासबुक में दिख नहीं रहा है। इसका कारण भी है क्यों नहीं दिख रहा। मान लीजिए गवर्नमेंट जब फंड ट्रांसफर करता है, अश्योर करता है ईपीएफओ को देने के लिए, वो कैसे करता है? मान लीजिए कि ईपीएफओ के पास 1000 एम्प्लॉई पंजीकृत है। इस 1000 एम्प्लॉय का 15,000 रुपीज के हिसाब से देखा जाए 1.5 करोड़ का एक पेंशनेबल बोलते हैं सैलरी बनता है। इस सैलरी के ऊपर 1.16 मतलब 1.74 लाख रुपीस एक होलसेल लमसम अमाउंट बनता है, जो कि गवर्नमेंट ट्रांसफर करता है ईपीएफओ को, करेक्ट। एंड ये ट्रांसफर अमाउंट में नहीं करता, ये करता है एक सैंक्शंस करता है, not as a cash, hard cash, whatever it goes in a sanction or kind of bond. So government एक assure करता है in terms of bond और security. तो इसीलिए ये कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में मैपिंग नहीं होता, ये एक लंप सम अमाउंट के हिसाब से ट्रांसफर किया जाता है एंड ये जाके ईपीएफओ को एक मिलता है। बट उतना अमाउंट, जितना अमाउंट इधर गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, उतना अमाउंट ये ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंड बोलते हैं। गवर्नमेंट का 3 फंड होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फंड होता है पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड, ओके। और जब ईपीएफओ को जरूरत पड़ेगा इस पैसे की, ईपीएफओ इस बॉन्ड को और ये सैंक्शन को दिखा के इसको एनकैश कर सकता है और यूटिलाइज भी करता आ रहा है। दिस इज व्हाट द होल स्टोरी बैकग्राउंड का। चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया 1.16% गवर्नमेंट विल गिव ए अलॉटमेंट टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, और वो भी एक सीलिंग अमाउंट के ऊपर देगा। बट जब हायर पेंशन स्कीम में आप जाते हैं तो एडिशनल अमाउंट के ऊपर जो बनता है आपका परसेंटेज, उसमें 1.16 देने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब अगर आपका सैलरी 50,000 है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 50,000 है, एंड आपको गवर्नमेंट 1.16% कहां तक देगा ना, 15,000 रुपीज तक गवर्नमेंट विल अलॉट। रिमेनिंग जो अमाउंट बनता है 35,000 के ऊपर जो अमाउंट बनता है, उसमें 1.16% गवर्नमेंट विल नॉट गिव इट। नाउ द क्वेश्चन इज दिस 1.16% कहां से आएगा? 1.16% आइदर एम्प्लॉय से कटेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से कटेगा, या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कटेगा, बट या कोई एडिशनल अमाउंट कटेगा। बट इसमें होगा कि एक एडिशनल अमाउंट में अभी कुछ चेंज करने के लिए, बियॉन्ड बाउंड्री जाने के लिए, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। और लॉ लाना कोई छोटे बच्चे के खेल तो नहीं है कि आज मैं लॉ चाहता हूं, कल मैं लॉ ले आऊंगा। लॉ लेने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होता है। तो उसके लिए क्या होगा, विदाउट अफेक्टिंग एम्प्लॉय सैलरी, विदाउट अफेक्टिंग एम्प्लॉय टेक होम, एंड ऑल्सो विदाउट नॉट पुटिंग एनी मोर बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर, ये बीच का रास्ता निकाला गया कि जो अमाउंट हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से कटता था 12%, उसका जो 8.33% हमारे पेंशन स्कीम में जाता था और 3.67% हमारा फंड में जाता था। ये जो 3.67 हमारा फंड में जाता था, इससे 1.16% हटा के इस ईपीएस में और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। जो रिमेनिंग 3.67 से 1.16 जाने का 2.51% बनता है। ये 2.51% आपके फंड में जाके जमा होगा, जो कि 3.67 जमा हो रहा था। ये अंडरस्टैंडिंग अभी नया आ गया है ना। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि आपका जो कॉर्पस अमाउंट बनने वाला था 3.67 के हिसाब से, नाउ इट विल रिड्यूस डाउन 2.51 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। चलो एक टेबल के माध्यम से देखते हैं कि पहले क्या अंडरस्टैंडिंग था, अजम्पशन था, और अभी क्या नया अजम्पशन हुआ। पहले का जो अजम्पशन था, इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 15.67% आपका ईपीएफ कॉर्पस में जाके जमा होता था, ठीक है। नाउ रिमेनिंग जो अमाउंट था 8.33 था, प्लस एक नया चीज हमें पता चला 1.16%, तो टोटल कितना हो गया 9.49% अभी अमाउंट आपका जमा होने लगेगा इसका आपका ईपीएस फंड में। सो ये क्लियर था। चेंजेस आया वो हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 12% है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वो आफ्टर भी वैसा ही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में फंड में ईपीएफ फंड में क्या चेंज हुआ, जो 3.67% 15,000 के लिए था,
वो अप टू 15,000 तक चलेगा। 2.51% बियॉन्ड 15,000, मतलब अगर हायर पेंशन स्कीम में आप जाते हैं 15,000 के ऊपर अगर हायर पेंशन स्कीम में आपका आते हैं तो उतना अमाउंट में आपका 2.51% ही अमाउंट आपका आके ईपीएफ फंड में आके बैठेगा, रिमेनिंग 1.16% आपका चला जाएगा ईपीएस फंड में। ठीक है, सो इसके वजह से आप देखेंगे तो राइट साइड में देखेंगे तो इसका जो इफेक्ट आपके ईपीएस फंड में दिखेगा ना, 8.33% जो अमाउंट आपका पर्सन ईपीएस में जाके बैठता था वो 15,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। जब 15,000 के ऊपर आपका हायर पेंशन स्कीम में जाएंगे तो 9.49%, मतलब जो 1.16% ऐड कर देना, 9.49% आपका बियॉन्ड 15,000 रुपीज अगर आपका है तो वो जाके उधर आपके ईपीएस फंड में जाके बैठेगा। आपका ईपीएफ फंड से जो अमाउंट 3.67 जा रहा था उससे कट के आपके इधर आके बैठेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस कहाँ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 1.16% रहेगा, वो भी 15,000 लिमिट तक रहेगा। ओवरऑल आप देखेंगे टोटल में देखेंगे तो 15.67% कहाँ तक रहेगा ना, अप टू 15,000 रुपीज पे कैलकुलेशन होगा जो एक स्टैंडर्ड लिमिट चल रहा है। 14.51% आपका रिड्यूस हो जाएगा आपका ईपीएफ फंड में कंट्रीब्यूशन, जो कि कॉर्पस अमाउंट आपका जब रिटायरमेंट के टाइम में होने वाला था वो अमाउंट कम होके जो कि मोर देन 15,000 के ऊपर होगा। 15,000 के ऊपर जितना अमाउंट आपका आएगा जो सैलरी होगा हायर पेंशन स्कीम में, उसमें आपका इतना अमाउंट कैलकुलेट होकर 14.51% ईपीएफ फंड में बैठेगा। एंड इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं लास्ट लाइन लिखा है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2014 ओनली। हमने पहले वीडियो में बताया है कि ईपीएफओ विल कम विद लॉट ऑफ गूगली भी डालेगा, बाउंसर्स भी डालेगा, बट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आपके साथ हैं ताकि हम हर एक चीज को डिकोड करके आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बैकग्राउंड भी समझाएंगे, सो दैट आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। दैट इज वन पार्ट। सेकंड थिंग है कि आप हमारे साथ कोई भी क्वेरीज है, हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं थ्रू मेल्स, हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं। होप दे आर गेटिंग देयर सेटिस्फेक्शन रिप्लाईज फ्रॉम अस। माय डियर फ्रेंड्स, अगला वीडियो में हम इस बदलाव के कारण, इस चेंजेस के कारण आपके कैलकुलेशन अमाउंट में क्या चेंजेस आने वाला है इसके बारे में हमको डिटेल में बताएंगे, सो दैट इस चेंजेस जो 1.16 आप कॉर्पस अमाउंट में कितना चेंजेस होने वाला है। तो कॉर्पस अमाउंट जो फाइनली आप रिटायरमेंट के लेके जाने वाले थे उस समय में कितना अमाउंट का फर्क पड़ेगा, वो अमाउंट भी हम देखेंगे हायर पेंशन स्कीम में अगर जाने के टाइम में क्या होने वाला था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपको उनका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नहीं तो कुछ नॉलेज मिलेगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेरा मनी मशीन @gmail.com पर लिखिए जो नीचे लिखा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।